सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग नमक के दरोगा कहानी का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पाठ के साथ प्रश्न नंबर 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका उत्तर है कहानी का नायक बंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है क्योंकि बंशीधर सत्यनिष्ठ और चरित्रवान दरोगा है। उसके माता पिता उसे बेईमानी की सलाह देते हैं। उसके चारों ओर का समाज पूरी तरह से भ्रष्ट है, फिर भी वह कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह, अंधेरे में जले हुए दीपक की तरह बड़े गर्व और स्वाभिमान से जीता है। उसकी यही चारित्रिक दृढ़ता हमें प्रभावित करती है। वह मुकदमा हारने पर भी छाती तान कर चलता है। मिट्टी में मिला दिए जाने पर भी वह पछतावा प्रकट नहीं करता। आखिरकार पंडित आलोपी दीन भी उसकी इस दृढ़ता पर मुग्ध हो जाते हैं। प्रश्न 2, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो पक्ष उभर कर सामने आते हैं। एक पक्ष है उनका शुभ और दूसरा है अशुभ। अशुभ व्यक्तित्व कहानी के आरंभ से मध्य तक पंडित आलोपी दीन का भ्रष्ट व्यक्तित्व सामने आता है। वह गंदे तालाब की सबसे बड़ी मछली है। वह अदालत रूपी जंगल का सिंह है। उसके नीचे से ऊपर तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को लोभ लालच की कीचड़ में धंसाकर दुष्चरित्र बना दिया है। इसीलिए वह रात के अंधेरे में बड़े आराम से चोरी का धंधा करता है। वह पैसे की नदी बहाकर और अधिक धन कमाता है। उसके इस भ्रष्ट रूप की प्रशंसा नहीं की जा सकती। वह वाचालता और चालाकी से अपने सारे काम करवा लेता है, परंतु समाज में उसने सम्मानित स्थान बनाया हुआ है। उसका यही दोगला चरित्र अशुभ है। शुभ व्यक्तित्व भी उसका सामने आता है। कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है। वह अपने को गिरफ्तार करने वाले बंशीधर को कुचलने मसलने की बजाय उसका आदर करता है। उसे सम्मानपूर्वक अपनी सारी संपत्ति का अस्थायी प्रबंधक नियुक्त करता है। उसकी यह गुण ग्राहकता हमें प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़, ये तीन चीज़ों के बारे में आपको जो है अपने विचार यहाँ पर देने हैं। वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज के भ्रष्ट चरित्र का परिचय मिलता है। आजकल बड़े बूढ़े माता पिता सभी भ्रष्टाचार करने में जरा भी शर्म नहीं महसूस करते। वे अपने बच्चों को भी रिश्वतखोरी या ऊपरी आय कमाने की सलाह देते हैं। वृद्ध मुंशी बंशीधर को यह सलाह देते हुए देखिए, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। ऐसे मुंशी अपने बेटे को ईमानदारी पर पीठ थपथपाने की बजाय इन शब्दों में कोसते हैं, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। और दूसरे नंबर पर वकील आते हैं। आजकल समाज में वकीलों का एक ही लक्ष्य रह गया है कि किस तरह कानूनी या गैर कानूनी काम की परवाह किए बिना धन लूटा जाए। जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दरोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया तो सभी वकील यही चाहने लगे कि वकालत छोड़कर इस विभाग के दरोगा बन जाए। और तीसरे नंबर पर शहर की भीड़ है। शहरवासी किसी के दुख में तमाशे जैसा मजा लेते हैं। उन्हें नए नए रावण देखने में मज़ा आता है। हालांकि वे स्वयं भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं, फिर भी किसी भ्रष्टाचारी की कलई खोलने पर उसे पापी कहने में, उसका जुलूस निकालने में नहीं चूकती। एक उदाहरण देखिए। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन
अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। प्रश्न नंबर 4, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब इस पर आधारित प्रश्न है क यह किसकी उक्ति है। ख मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया है। ग क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। क का उत्तर है यह उक्ति बंशीधर के बूढ़े पिताजी की है। यह उत्तर बंसी जी के बूढ़े पिताजी की है। ख मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह रोज रोज खर्च होकर घटता चला जाता है। यह मिलता तो मास में एक बार है, किंतु अगले दिन से घटते घटते जल्दी ही समाप्त हो जाता है। ग नहीं, मैं पिता की इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा अनुभव यह है कि ऊपरी आय से मन में ग्लानि उपजती है, मासिक वेतन से मन प्रसन्न होता है। प्रश्न संख्या 5, नमक का दरोगा कहानी में कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो दो अन्य शीर्षक इसका हो सकता है सत्य की जीत, ईमानदारी। सत्य की जीत शीर्षक कहानी के मूल उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। बंशीधर सत्य के पथ पर चलता हुआ बहुत संघर्ष करता है, अंततः उसी की जीत होती है। और दूसरा शीर्षक ईमानदारी हो सकता है। यह शीर्षक ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करता है। ईमानदारी जितनी जितनी दुर्लभ होती जाती है, उतनी उतनी मूल्यवान होती जाती है। प्रश्न संख्या 6, कहानी के अंत में आलोपी दिन के बंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं। कहानी के अंत में आलोपी दिन बंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बना देता है। वास्तव में उसे लोगों पर विश्वास नहीं है। उसने आज तक बिकाऊ, बेईमान और भ्रष्ट लोग ही देखे हैं। उसने रिश्वत और लालच से सबको डिगा दिया है। केवल बंशीधर ही था जो हजारों रुपयों की रिश्वत के सामने अडिग रहा। उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसा ही दृढ़ चरित्र, ईमानदार और कठोर प्रबंधक चाहिए था, इसलिए उसने उसे नियुक्त कर लिया। मैं इस कहानी का अंत इस प्रकार नहीं करता। मैं इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पंडित आलोपी दिन को कोर्ट से सजा दिलवाता और पंडित और दरोगा बंशीधर को फिर से उनके पद पर स्थापित करवाता। तो ये हुआ प्रश्न व्यास के 6 प्रश्न। अब इसमें आगे देखेंगे आप पाठ के आसपास। इसमें भी कुछ प्रश्न अच्छे हैं, उसको भी आप देखेंगे। जैसे पाठ के आसपास में प्रश्न की संख्या 5 है। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है। तो यह कथन स्पष्ट करता है कि समाज लड़कियों को अपने ऊपर बोझ समझता है। लड़की के बड़े होने पर समाज को उसके शादी की चिंता सताने लगती है। उसके दहेज के लिए मन में चिंता सवार। इसमें आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है समझाइए तो जरा। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इसमें व्यंग किया गया है। व्यंग यह है कि महत्व बड़े पद का नहीं है, ऊपर की कमाई का है। अतः सांसारिक रूप से चालाक, स्वार्थी और समझदार व्यक्ति को
ऊपरी आय वाली नौकरी करनी चाहिए। आगे इसमें प्रश्न संख्या 4 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है चलाती है। भारत की न्याय व्यवस्था पर यह तीखा प्रहार है। भारतीय न्यायालयों में न्याय और नीति धन के गुलाम है। धन के बल पर इन्हें कैसे भी प्रभावित किया जा सकता है। सत्य पुरुष को बेईमान और बेईमान को सज्जन पुरुष सिद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न इसमें दिख रहा है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अभी लोग रात में सोए हुए थे कि पंडित अलोपी दिन के गिरफ्तार होने की खबर कानों कान फैल गई। लोग इस विषय में बातें करने लगे। आगे प्रश्न नंबर 7 भी ठीक दिख रहा है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। 40,000 रुपये की रिश्वत मिलती देखकर भी कर्तव्यनिष्ठ बंशीधर का ईमान न डोला। तब लेखक को धर्म की शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि बंशीधर की धर्म शक्ति ने अलोपी दीन की धन शक्ति को कुचलकर व्यर्थ कर दिया। और इसमें लास्ट प्रश्न है। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन जाता है। न्याय के परिसर में अदालत में बंशीधर की धर्म शक्ति अलोपी दीन की घूस शक्ति में युद्ध छिड़ जाता है। इधर बंशीधर सत्य मार्ग पर डटा हुआ था, उधर अलोपी दीन रिश्वत के बल पर अदालत के सभी अमलों, वकीलों और न्यायाधीशों को खरीदने में लगा हुआ था। दोनों में संघर्ष चल रहा था। अंत में पंडित अलोपी दीन बाइज्जत बरी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इस पाठ का प्रश्न अभ्यास इस प्रकार रहा। इनमें भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग, हिंदी उर्दू के साझा रूप और बोलचाल की भाषा, ये सब भी देखने को मिलता है। तो बच्चों, इस पाठ को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।